नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग रेगुलर क्लास की तरफ आज देखने वाले हैं हम लोग करंट अफेयर 15 जनवरी 2026 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि आज आप लोग के लिए अभिषेक सर जो है कुछ काम से बाहर गए हैं, इसीलिए क्लास आज हम ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं किधर मुद्दे की ओर, यानी करंट अफेयर की क्लास की ओर। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स नए होंगे बता देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एएस अभिषेक क्लासेस में आप लोग की रेगुलर की करंट अफेयर करवाई जा रही। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, साथ ही आपके लिए एमटीएस और जीडी का भी, जैसे एमटीएस का इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, और जीडी के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, उसमें भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं किधर आगे की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो करंट अफेयर है, ये बता देना चाहता हूँ फिर से हम दोबारा कि आपका रेलवे, एसएससी, एसएससी सीजीएल, यानी एसएससी के अंदर जितना एग्जाम होता है, रेलवे के अंदर जितना एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अग्निवीर, नेवी, सीपीओ, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीटेट, सीडीएस, बैंक, ईटीसी, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन, ठीक है, हम कर लेते हैं कल जो आप लोग को कल करवाया गया होगा क्वेश्चन, उसी का क्विक रिवीजन। क्या है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ठीक है, हम दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक कितने एकल सौर पंप स्थापित किए गए? तो 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेयर अर्थ एलिमेंट आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस देश के वित्त मंत्री से बैठक की? तो ये अमेरिका के मंत्री से। ठीक है, अमेरिका के वित्त मंत्री से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त सैन्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए क्या था आपका, इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी एआई और डेटा लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 62। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि गृह मंत्रालय अमित शाह के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2027 के अंत तक। ठीक है, क्वेश्चन 7 था आपका, इरेना की 16वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो अबू धाबी में। ठीक है, कमेंट में बताना है अबू धाबी किस देश की राजधानी है? ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए क्या है कि भारत का कौन सा शहर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास कर रहा है? तो अहमदाबाद, भारत का कौन सा शहर? ठीक है, क्वेश्चन 9 है फ्रेंड्स, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रही? तो पीवी सिंधु। क्वेश्चन 10 है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ भाग लिया? तो वाशिंगटन डीसी में, यानी अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर की ओर। आपका ये रिवीजन हो गया। देखिए क्वेश्चन आज का क्या है फ्रेंड्स कि एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, वो एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है, यह केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी है, इसमें न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 है। हम ऑप्शन सी और डी देखते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चा 21 वर्ष की आयु में इस खाते से बाहर निकल सकते हैं। ऑप्शन डी है, इसमें अधिकतम योगदान की सीमा 5 लाख प्रति वर्ष। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यानी एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में कौन सा कथन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 है। ठीक है, कितना? 1000 है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन क्या है कि एनपीएस वात्सल्य योजना दिशा निर्देश 2025 मुख्य बातें क्या है? एनपीएस वात्सल्य विशेष रूप से नाबालिगों के लिए एक अंशदायी दीर्घकालिक बचत और पेंशन योजना है। ठीक है, किस प्रकार की योजना है? अंशदायी दीर्घकालिक बचत और पेंशन योजना। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा, ठीक है, पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना दिशा निर्देश 2025 जारी किया। क्या है? जमीनी स्तर पर प्रोत्साहन। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाओं और बैंक सखियों के लिए विशेष प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू प्रदर्शन में
97.36 या 97.36 का स्कोर प्राप्त कर एक्सेलेंट रेटिंग हासिल किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एनटीपीसी, ऑप्शन बी है एनएचपीसी, ऑप्शन सी है एसईसीआई यानी भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ऑप्शन डी है ओएनजीसी। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसईसीआई। ठीक है, एसईसीआई एक्सेलेंट रेटिंग हासिल किया है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि एसईसीआई ने उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग हासिल की है। कब? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। मुख्य बात है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन रेटिंग। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए यहाँ एसईसीआई का आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापन के तहत क्या उत्कृष्ट रेटिंग मिली है। ठीक है, उत्कृष्ट रेटिंग मिली है। चलिए आगे बता देना चाहता हूँ। आगे देखिए क्या है कि स्कोर क्या है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापन प्रदर्शन मूल्यांकन में 97.36 या 97.36 कितना में से, तो 100 में से, ठीक है, अंक प्राप्त किए। स्थिति नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी जो है ना एसईसीआई क्या है, नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स यानी RNI किसके द्वारा विकसित किया गया। देखिए ये नया इंडेक्स है, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स क्या है, एक नया इंडेक्स है। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है यूनेस्को। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बौद्धिक फाउंडेशन यानी WIF। ठीक है, WIF। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखना हम व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। भारत का नेतृत्व वाला जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, ठीक है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी RNI क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, और इंग्लिश में बोल देते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। भारत का पहला विश्व स्तर पर आधारित इंडेक्स है जो देशों का मूल्यांकन जीडीपी और पावर मैट्रिक्स से परे करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा है फ्रेंड्स कि भारत के नेतृत्व वाली पहल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका सहयोग से क्या है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में होगा। ठीक है, किसके उपस्थिति में, रामनाथ कोविंद की। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मूल्यांकन को आर्थिक प्रभुत्व से नैतिक जिम्मेदारी की ओर ले जाना। ठीक है, कि वैश्विक मूल्यांकन को आर्थिक प्रभुत्व से नैतिक जिम्मेदारी की ओर ले जाना। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एम्स भोपाल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसप्लांटेशन स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ 6 करोड़ का समझौता किया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, HDFC बैंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के द्वारा समझौता किया गया कितने का, 6 करोड़ का। कहाँ से, तो एम्स भोपाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, स्थापित करने के लिए। हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एम्स भोपाल और HDFC बैंक ने अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, MOU पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। मुख्य बातें क्या फ्रेंड्स कि CSR पहल के तहत MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, एम्स भोपाल ने HDFC बैंक के कॉर्पोरेट
क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को हम CSR शॉर्ट में बोल सकते हैं। कार्यक्रम के तहत HDFC बैंक के साथ एक MOU का हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, यानी क्या है, एक समझौता किया गया है, ठीक है, कितना का, तो 6 करोड़ के मेडिकल उपकरण सहायता, ठीक है, कितना का, 6 करोड़ के मेडिकल उपकरण सहायता। अब देखिए HDFC बैंक 6 करोड़ के अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण प्रदान करेगा, किसको, तो एम्स भोपाल को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रेरक इनोवेटर्स, ठीक है, यानी इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, इंग्लिश में हम लोग इसे बोल सकते हैं, प्रेरक इनोवेटर्स, इंग्लिश में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहल में भारत सरकार के साथ कौन सा वैश्विक प्लेटफॉर्म भागीदार है। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटफ्लिक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेटफ्लिक्स। चलिए हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान, ठीक है, क्या है व्याख्यान कि प्रेरक इनोवेटर तो है क्या, नए भारत की नई पहचान कौशल पहल, ठीक है, पहल है नए भारत की नई पहचान कौशल पहल। मुख्य बातें हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आपको कमेंट में बताना है कि भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय PSA, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, भारत सरकार की नेटफ्लिक्स के सहयोग से संयुक्त पहल है, नेटफ्लिक्स के सहयोग से एक संयुक्त पहल है, ठीक है, क्या, प्रेरक इनोवेटर्स। आगे है फ्रेंड्स कि भारत के उभरते इनोवेशन इकोसिस्टम को उजागर करने के लिए 8 छोटी एनिमेटेड फिल्म बनाई गई है, ठीक है, कितने, 8। देखिए कार्यान्वयन भागीदार, ठीक है, कार्यान्वयन भागीदार ग्राफिटी स्टूडियो। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाग लेने वाले संस्थानों में शामिल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, ठीक है। नेक्स्ट है चितकारा विश्वविद्यालय, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम यानी नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए कोर्स का नाम क्या है, ठीक है, यानी नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए कोर्स का नाम क्या है। ऑप्शन ए है AI शक्ति, ऑप्शन बी है युवा AI फॉर ऑल, ऑप्शन सी है भारत AI, ऑप्शन डी है डिजिटल युवा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, युवा AI फॉर, ठीक है, युवा AI फॉर ऑल, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की ओर। हम थोड़ी लंबी व्याख्या करते हैं ताकि आप लोग को लॉन्ग टाइम तक आपके क्या माइंड में सेट हो जाए। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम और युवा AI फॉर ऑल राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर इन लोग को क्या किया गया था, घोषणा, या हम बोल सकते हैं कि इसे उल्लेखित किया गया था। मुख्य बातें क्या है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2026 को मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, ठीक है। राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया कब, 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर। तो मुख्य पाठ्यक्रम युवा AI फॉर ऑल, ठीक है, लॉन्च, यानी ये युवा AI फॉर लॉन्च कहाँ हुआ, कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो राजस्थान क्षेत्रीय AI प्रभाव शिखर सम्मेलन जयपुर में, ठीक है, कहाँ, जयपुर में। सीखने का मंच फ्यूचर स्किल्स प्राइम आई गॉट कर्मयोगी दीक्षा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि TGV ऑन व्हील्स के नाम से भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन किस बैंक ने शुरू की है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी है केरल ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी है आर्यवर्त बैंक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा, ठीक है। TGV ऑन व्हील्स के नाम पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने शुरू की है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च की है, ठीक है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च की है। नाम क्या है उसका, तो उसका नाम है TGV ऑन व्हील्स। क्या है फ्रेंड्स कि हरित प्रौद्योगिकी है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है TGV ऑन व्हील्स, ठीक है। और परियोजना राष्ट्रीय कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थित है, यानी नाबार्ड द्वारा क्या किया गया, समर्थन किया गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ स्टैटिक क्या है कि नाबार्ड की भूमिका ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है, टिकाऊ और नवीन बैंकिंग समाधानों का समर्थन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 50वीं, ऑप्शन बी है 80वीं, ऑप्शन सी है 75वीं, ऑप्शन डी है 90 यानी 90। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स 80। एकदम ये ताज़ा है, पूरा करंट अफेयर है। ठीक है, अभी अभी जारी हुआ, जिसका एग्जाम MTS का होने वाला है और GD का उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं ताकि आप लोग का माइंड में थोड़ा कम रिवीजन किए हुए भी रह सके। ठीक है, तो क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। क्या था पहले, तो कितना था पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 85 था, उससे घट के अभी लेटेस्ट 2026 में 80 आ गया। किस स्थान पे, 80 स्थान पर। ठीक है, भारत अल्जीरिया और नाइजीरिया के साथ 80 स्थान पर, यानी 80 जो 80 स्थान पर है वो 3 कंट्री है। कौन, एक नाइजर है, अल्जीरिया है और भारत भी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बात हम करते हैं शीर्ष की। तो जो सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर है, ये दुनिया का सबसे मजबूत पासवर्ड इसका है, सिंगापुर का। ठीक है, और आगे है जापान और दक्षिण कोरिया सेकेंड नंबर, जो प्रत्येक 188 यानी 190 देश का वीजा फ्री है, 188 देश का वीजा फ्री बोल सकते हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सिंगापुर दुनिया का सबसे मजबूत पासवर्ड है सिंगापुर का। ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया का उसके बाद है 188 गंतव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन 9 की ओर। क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 9 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा हाल ही में चर्चा में रही, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए केंद्र की अनुमति को अनिवार्य बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 3A, ऑप्शन बी है 17A, ऑप्शन सी है क्या, धारा 19, ऑप्शन डी है धारा 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी धारा 17 के अनुसार। ठीक है, यानी धारा 17 अभी हाल ही में क्या है, चर्चा में है। ठीक है, क्या रीजन है चर्चा रहने का, तो चर्चा रहने का रीजन चलिए हम लोग देखते हैं कि धारा 17 ये भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988। मुख्य बात है कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रवृत्ता और प्रशासनिक स्वायत्ता के बीच संतुलन। ठीक है, और नीतिगत पंगुता और डर आधारित शासन को रोकना। लोक सेवा कौन है, तो देखिए PC अधिनियम धारा 2C के तहत परिभाषित किया गया है इसे। ठीक है, और इसके सरकारी अधिकारी, PSU कर्मचारी, न्यायाधीश आदि इसमें शामिल है। किसमें, धारा 17A में। ठीक है, धारा 17A में। और आगे है फ्रेंड्स कि पूर्व अनुमति अनिवार्य है, मतलब कि कोई भी पुलिस अधिकारी आधिकारिक कर्तव्यों में लिए गए निर्णयों की पूर्व अनुमति के बिना किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच, अन्वेषण या पूछताछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रीसा इंडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है ओटावा, ऑप्शन डी है कैनबरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, यानी कि 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन जनवरी 2026 में नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन देखिए कि भारत राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा कौन, भारत। यानी कहाँ होगा मेजबानी, नई दिल्ली में। अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, देखिए CSPOC राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, इसका हिंदी में पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।